अब आपको बैलेंस शीट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आया जी। एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हिमालय लिमिटेड। और अब मैं फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको। ये हमने फॉर्मेट बनाया बेटे, कैश फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर पहले आप हेडिंग बना लेंगे जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले में रिक्वायर्ड होता है नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स प्रोविजन। थोड़ा सा स्पेस रखेंगे इसमें 4 to 5 लाइंस का। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है बेटे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगेन 4 to 5 लाइन स्पेस, 3 to 4 लाइन। लेस करना है आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, 5 4 प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आपने ऐड करना है बेटे डिक्रीज इन करंट असेट्स decreasing the net profit एंड before tax इंक्रीज इन provision, करंट add लायबिलिटीज। non cash and operating, फिर आप माइनस करेंगे फिर non operating जस्ट income, रिवर्स increase इंक्रीज इन in करंट current असेट्स asset and एंड डिक्रीज decrease इन in करंट current लायबिलिटी। liability, increasing current फाइनली आपने liability। लेस करना है इसमें से टैक्स पेड। अभी देखो मैंने जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट लूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इतनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको जरूर लिख लेनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ब्रीफली आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी एक्टिविटी में जाएगी। हमने स्टार्टिंग से आपको क्लियर किया था कि जितने भी नॉन करंट असेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं बेसिकली दे विल बी कंसिडर्ड while calculation of investing activity. Shareholders fund and long-term borrowing, non-current liabilities. These are basically considered while calculation of financing activities. और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होंगी वो हमारी ऑपरेटिंग का पार्ट होती है बेटे। अभी देखिए बिल्कुल वन बाय वन आपको क्लियर होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर होगी। अब हमें सबसे पहले दिया हुआ इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने कोई भी नोट नंबर गिवन नहीं है बेटे। और हमें मालूम है शेयर कैपिटल जो होती है हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे शेयर कैपिटल को, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में जाइए। नोट नंबर 1 में आपको गिवन है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस नेगेटिव 20,000 मींस लॉस, और करंट ईयर बैलेंस है 50,000 रुपीज प्रॉफिट। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। लास्ट टाइम बैलेंस शीट 20,000 लॉस शो कर रही थी, अब हम 50,000 प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो इट मींस चाहत कितना प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर 70। हाँ जी बेटे पलक आप बता दो। Last time our profit and loss account shows a negative balance of rupees 20,000. This year it shows a positive balance of rupees 50,000. That means during the year we earned a profit of rupees 70,000. ये देखिए -20 से रिजल्ट आपको आना है +50 पर।
अब -20 से +50 कब आएंगे? जब आप इसमें प्लस करेंगे 70,000 मीन्स 70। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमें 70,000 रुपीज के प्रॉफिट हुए हैं, जिससे हम -20 से +50 पर आ गए हैं बेटा। तो ये हमारे पास गिवन प्रॉफिट्स हैं जिन्हें आप मेंशन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन के लिए। ये आ गया बेटे हमारे पास गिवन प्रॉफिट्स 70,000 रुपीज। तो वो हमेशा ऐड होगा, जैसे -20 और फिर 50,000 है तो ये +70,000 बनेगा, मतलब 70,000 होगा। अगर पहले 50 होता और फिर करंट ईयर में -20 होता तब भी ऐड होता, तो ये -70,000 बनता और वो लॉस होता। फिर अगर करंट ईयर में प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट, करंट ईयर में लॉस है तो टोटल लॉस। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस दिए होंगे वो ऐड हमेशा होंगे इस केस में। यहाँ पर वो मैथ सप्लाई नहीं हो रहा आपका उस तरह का कि माइनस प्लस और ऐड कैसे हो रहे हैं। तो हम लोग जैसे नेगेटिव काउंटिंग से 0 पर आएंगे और फिर 0 से पॉजिटिव काउंटिंग में जाएंगे, या फिर जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना कर दिया है कि पहले -20 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क और +50 ये क्वेश्चन मार्क फिल करना है आपने। तो अपने जब आप क्वेश्चन मार्क फिल करेंगे तो -20 में +70 करेंगे तो +50 आएगा बेटे। इसके बाद हमें नोट नंबर 1 में जनरल रिजर्व दिया हुआ है और हमें मालूम होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है हमारा 1 लाख से 1,20,000। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 हमें ऐड करना होता है बेटे। ये ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 रुपीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है हमारा ये। इसके बाद फिर आ रही है वापस जहां से हम चल रहे थे, सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं अपने नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है नोट नंबर 2। तो आप नोट नंबर 2 चेक करेंगे बेटे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें आपको दिया हुआ है 9% डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, कि हमारा बोरोइंग फंड है जिसे हम कंसिडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसको तो आपने कंसिडर नहीं करना, लेकिन इस पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, अंडरस्टूड आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी ही करनी है। अब इंटरेस्ट हमें किस अमाउंट पर पे करना है, इसके लिए देखो पहले बैलेंस था 1 लाख, अब बैलेंस है 1,50,000। दैट मींस 50,000 के डिवेंचर हमने इशू किए। अब ये इशू किस डेट को हुए हैं? अगर इशू स्टार्टिंग डेट पर होंगे तो इस वैल्यू पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर इशू लास्ट डेट पर हो रहे हैं तो इस बैलेंस पर फिर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोला हुआ है एडिशनल डिवेंचर वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2017। हमने ईयर के स्टार्टिंग में ही डिवेंचर इश्यू किए हैं। दैट मींस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट दैट इज 1,50,000। तो इतना ध्यान रखो कि अगर इशू डेट 17 है तो 18 पर इंटरेस्ट आएगा, अगर 18 है तो 17 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 9% ऑफ 1,50,000 ये आ रहा है बेटे हमारे पास 13,500। मतलब ठीक है कैलकुलेशन। 9% ऑफ 1,50,000 इंटरेस्ट पेड 13,500 ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है बेटे। नेक्स्ट है इसमें करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है बेटे ट्रेड पेबल्स। ये 60 से 40 हो रही है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हमने यहाँ पर हेडिंग बनाया हुआ है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी का। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहाँ पर आप दिखाएंगे ट्रेड पेबल्स 60 से 40 दैट मींस 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाइए बेटे अब असेट साइड में। असेट साइड में आपको गिवन है नॉन करंट असेट्स। वैसे तो जितने भी असेट होती हैं इट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर भी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखनी है कि कहीं हमारे पास ऑपरेटिंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। सबसे पहले आपको गिवन है फिक्स्ड असेट्स नोट नंबर 3। तो जब नोट नंबर गिवन होगा तो डायरेक्ट आप नोट नंबर में जाकर देखेंगे
ये आपको दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी आपने कंसिडर नहीं करनी, आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इनका जो डिफरेंस है वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन होगा बेटे, 110 से 150, दैट मींस 40,000 रुपीज इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन। वो यहाँ पर आपने लेना है नॉन कैश आइटम में। डेप्रिसिएशन 40,000 रुपीज। और हमें नोट नंबर में किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ऐसी। नेक्स्ट आ जाइए, आपको दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगेन विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन आपको नोट नंबर दिया हुआ है नोट नंबर 4, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे नोट नंबर 4 को। नोट नंबर 4 में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 8%। और ये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बेटे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अब उसी तरह से यहाँ पर आप देखो कि इन्वेस्टमेंट हमें जो गिवन है आपको 40 से 50 दी हुई है। अब हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट और परचेज की है। अगर ये परचेज 17 की डेट में है तो इंटरेस्ट 18 की डेट पर आएगा। अगर फर्दर परचेज आपने 18 की डेट में की है तो फिर इंटरेस्ट 14 पर आएगा। मींस अकॉर्डिंग टू टाइम आपने इंटरेस्ट निकालना है। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोला हुआ है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अप्रैल 17। इट मींस हमने वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट कर दी थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी हैव द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000। तो 50,000 पर आप 8% के रेट से इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इट विल बी 4,000 रुपीज। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है बेटे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज रुपीज 4,000। इसके बाद आगे देख रहे हैं हम करंट असेट्स। करंट असेट्स में आपको दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स। करंट 114 से 83 डिक्रीज हो रही है बेटे। डिक्रीज इन करंट असेट्स ये लिखा हुआ हमने, डिक्रीज इन करंट असेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट 114 से 83, दैट मीन्स 31,000 रुपीज। और फाइनली आपको अमाउंट गिवन है बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और आपने इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंसिडर नहीं करना while calculation of any of the activity, either it is operating, investing or financing. It will be considered while giving a special treatment at the end of all the activities. हमें जो भी स्टार्टिंग में अमाउंट आ जाएगी 90,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन। इसमें ऐड करना है अपने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 53,500। ये आ गया बेटे 1,43,500। माइनस करना है अपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स 4,000। ये आंसर आ गया हमारे पास 1,39,500, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें फिर आपने ऐड करना है डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 31,000। ये अमाउंट आ गई हमारे पास 1,70,500। इसमें से आप माइनस करेंगे बेटे 20,000 रुपीज। सॉरी, ये अमाउंट आ गई हमारे पास 1,50,500। टैक्स पेड हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसके बाद एज इट इज अमाउंट लिख दीजिए 1,50,500। सॉरी, तो 1,50,500 क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपको आंसर दिया हुआ है बेटे 1,50,500 रुपीज। यस ध्रुव, कल आप ही बात कर रहे थे कि भी सर अभी तो हम क्वेश्चन फॉर्मेट के ऊपर कर रहे हैं। देखो अब मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट के ऊपर नहीं किया, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको भी फॉर्मेट याद नहीं है, आप बार बार फॉर्मेट को देखेंगे। मुझे फॉर्मेट याद है तो मैंने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इसलिए इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और
एक ही बार शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन को किस वे से अटेम्प्ट करना है वो जरूरी है। तो इसमें देख लो, अब जब भी आपको बैलेंस शीट गिवन होंगी, अब ये थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा मांगेगा। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं थी। बैलेंस शीट गिवन होने का मतलब है कि आपके पास उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हैं, आपके पास उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी है और ऑपरेटिंग तो है ही। तो अब आपको थोड़ा सा सिलेक्शन में चलना है, और सिलेक्शन में चलते समय आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में कि आपको एक इंफॉर्मेशन को कहाँ प्लेस करना है। उसके लिए जब हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको क्लैरिटी और भी अच्छे से हो जाएगी कि एक इंफॉर्मेशन को आपको इन्वेस्टिंग में लेकर जाना है, फाइनेंसिंग में लेकर जाना है, ऑपरेटिंग में। क्योंकि अभी तक आपने केवल ऑपरेटिंग के क्वेश्चन किए हैं बेटे। बोलिए, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो बताइए। सर पूरा क्वेश्चन ही डाउट है। क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन को दोबारा देख लो आप लोग। क्वेश्चन वाइज अगर कुछ पूछना चाहते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को कोई डाउट है आपको, फॉर्मेट आपके सामने है। अगर आप फॉर्मेट के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे तो अपने सामने फॉर्मेट को जरूर रखना। थोड़ा सा फॉर्मेट की हेल्प लेकर क्वेश्चन करते रहना, ताकि आप किसी भी चीज को गलत जगह, रॉन्ग जगह प्लेस ना करें आप। हाँ जी बेटे, अब तो बिल्कुल ही चुप हो गए सारे के सारे। देवांशी, यस सर। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा एफर्ट्स अब लगेगा क्योंकि अब बैलेंस शीट आ गई हमारे पास। इसलिए कल मैंने डायरेक्ट आपको 13 तक क्वेश्चन दे दिए थे, मुझे मालूम था कि वहां तक आप इजिली निकाल लेंगे। मैंने जानबूझकर 14 क्वेश्चन खुद करवाया, क्योंकि जिस वे से मैंने क्वेश्चन बताया कि स्टार्टिंग से आप लेंगे, वर्टिकली चलना शुरू होंगे, हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन कहां पर जाएगी। ये ऐसा कभी मत करना कि भी मुझे प्रॉफिट चाहिए तो पहले आप प्रॉफिट देखने लग गए पूरे क्वेश्चन में कहां पर है, फिर नॉन कैश आइटम ढूंढते रहे। ऐसे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो टाइम ज्यादा लेगा। आप अपना वर्टिकली स्टार्ट हो जाइए, आपने हेडिंग्स लिख ली है, और वर्टिकली स्टार्ट हो जाइए टॉप टू बॉटम। देखते रहिए कि हमारे मतलब की इंफॉर्मेशन है तो उसे जहां पर प्लेस करना है, सुटेबल कहां पर है उसे प्लेस करना है, वहां पर प्लेस करिए, और फाइनली फिर एक ही बार प्लस माइनस करके आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार आपको ये क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आपने जो क्वेश्चन ट्राई करना है 14, 15, 16, 17, 18 अप टू 18 क्वेश्चन बेटे, अप टू 18 क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये बताओ कि कल आपकी क्लास लगाएं या ऑफ रखें कल का, क्योंकि आपको टाइम चाहिए बीच में। मेरे प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लास रखने को तैयार हूँ कल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं क्लास कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं नहीं सर थोड़ा सा टाइम दे दो हमें, थोड़ा सा फॉर्मेट को दोबारा देखना है, क्वेश्चन आराम से कर लेंगे हम, तो फिर कल हम ऑफ रखें। सर ऑफ ही रख लो। अरे वंशी ऑफ, हाँ, क्योंकि ना देखो जल्दी कुछ, मैं तो कभी भी जल्दी करने के फेवर में नहीं रहा। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप लोग जल्दी करो, बड़े आराम से। अब आपको लास्ट चैप्टर में आ गए, आपको कंटेंट बता दिए, आपको समझा दिए किस तरह से करने। टाइम लो चाहे आप, लेकिन अब जब हमने 18 तक बोले तो 18 तक क्वेश्चन ट्राई जरूर करो। ये नहीं है कि भी आप मत नहीं करोगे फिर तो टाइम देना भी बेकार है। माफी, अगर मैं 18 तक क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आपसे सैटरडे संडे वीकेंड ले लो, आप थोड़ा रेस्ट भी करो, थोड़ा फॉर्मेट को अच्छे से दोबारा देख लो, बट साइड बाय साइड क्वेश्चन भी ट्राई करो मंडे। लेकिन ये ना हो कि सर हमने ट्राई नहीं किए, फिर तो फिर टाइम देना भी गलत है ना, फिर तो टाइम को यूटिलाइजेशन नहीं होगी टाइम की। ठीक है, तो अनमोल मैं आज क्वेश्चन सेंड कर दूंगा बेटे आपको, डेफिनेट रात को मैं पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। मुझे मालूम है आपके पास क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आज भेज दूंगा बेटे। और इस क्वेश्चन को भी मैं आपको भेज रहा हूँ, इसके पिक लेकर भेज रहा हूँ आपको मैं। अप टू 18 अब आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है जी सर, चलिए। हाँ जी बेटे। सर आपने वो कहा था पेज आपने सेंड करने थे, कोई उसमें 250 कुछ ऐसे थे, आपने कहा था सेंड करेंगे। वो तो हेडिंग सब हेडिंग थे ना बेटे। यस सर, वो हाँ मेरे माइंड में, डोंट वरी, हर एक चीज मिल जाएगी लेटर सूनर, आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी। वो सिर्फ हम देखो, मैं हमेशा करंट टॉपिक में ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने चाहता कि मैं आपको डाइवर्ट करूं और दोबारा वापस उस टॉपिक में लेकर जाऊं अभी, कि भाई ये देख लो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ 250 आइटम है, इसको पढ़ लो आप, और आप यहाँ से ध्यान हटाकर फिर वापस उसको रीड करना शुरू कर दो। तो डेफिनेटली आप सोनर और लेटर वो हर एक इन्फॉर्मेशन आएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएंगे, सब आएंगे, बट स्टिल आप जो कंसंट्रेशन रखो बेटे वो सिर्फ इस चैप्टर पे रखो आप। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो चैप्टर चल रहा है पहले कंसंट्रेट, सारा पूरी कंसंट्रेशन उस पर होनी चाहिए।
स्पेयर टाइम में आप कंसंट्रेशन किसी दूसरे चैप्टर में लगाओ आप, ठीक है। तो एक बार इसको कर लो, वो भी मैं डेफिनेटली आपको सेंड कर दूंगा। ओके बेटे, बाय।